हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी स्मार्ट क्लास। मैं हूं अभिषेक अवस्थी और आपको पता होगा मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं। तो अगर आप सुपर टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी प्लस आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए एक नया बैच कोर्स लेके आ रहा है जो कि 14 जुलाई 2021 से शुरू होने जा रहा है। इस बैच कोर्स में इंडिया के जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं वो सभी आपको एक साथ मिल जाएंगे। इस बैच कोर्स में जो महन सर हैं वो आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे, महेश सर आपको कंप्यूटर पढ़ाएंगे, शिवम सर आपको सीडीपी पढ़ाएंगे, आयुष सर आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, ज्ञान प्रकाश सर आपको साइंस पढ़ाएंगे, माधवी मैम इंग्लिश, गरिमा मैम हिंदी और डिम्पी मैम आपको जीके और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कराएंगी। इसके अलावा अमित सर आपको संस्कृत पढ़ाएंगे और सौरभ सर आपको ईवीएस पढ़ाएंगे। तो ये बैच कोर्स आपका 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके आप इस बैच कोर्स को एनरोल कर सकते हैं और आप सभी क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो ये अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन प्लान है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 1 ईयर या फिर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें। तो इनमें कोई भी जो है अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप रेफरल कोड ABRG10 का यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। सब्सक्रिप्शन लेते समय कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं जल्दी आपको आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे यूनिक फीचर मिलते हैं अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सभी लाइव क्लासेस घर से करने को मिलती हैं। आपके जो भी फेवरेट एजुकेटर हैं उनकी लाइव क्लासेस आप घर से ही कर सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको करा दी जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, क्लास से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनको आप डिस्कस कर सकते हो अपने एजुकेटर से डाउट क्लियरिंग सेशन में। इसके अलावा कंप्लीट एग्जाम का सिलेबस आपका करा दिया जाता है अनअकैडमी प्लस पे, आपको अलग से कहीं पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फ्री टेस्ट सीरीज भी होते हैं, इसके अलावा वीकली फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं जिसमें अपनी नॉलेज का लेवल आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 3 पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है। तो शिक्षक की सबसे जो बहुमूल्य निधि है वो है छात्रों का विश्वास। किसी भी शिक्षक की जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है वो होती है छात्रों का विश्वास। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे होगे रेफ्लेशिया को, और इसका जो वजन है वो होता है 8 से 10 किलोग्राम के बीच में। और अगर आपसे पूछें कि विश्व का सबसे जो छोटा पुष्प है उसका नाम क्या है, तो विश्व का जो सबसे छोटा पुष्प है वो है वुल्फिया। विश्व का सबसे छोटा पुष्प होता है वुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरन ज्वालामुखी कहां पर स्थित है। तो बैरन ज्वालामुखी जो है वो स्थित है उत्तरी अंडमान में। देखो जो भारत की मुख्य भूमि है वहां पर तो कोई ज्वालामुखी नहीं है, लेकिन जो भारत का द्वीप है अंडमान निकोबार, तो वहां पे बैरन ज्वालामुखी है। यहाँ पे आप मैप में देख रहे होगे, आपको दिख रहा है बैरन आइलैंड, तो यहीं पे आपका बैरन ज्वालामुखी है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो वो सभी गैसें जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो आपका सही आंसर है हीलियम। इसके अलावा जो आपकी नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इसके अलावा जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ये भी आपकी ग्रीन हाउस गैस में आती है। और इसके अलावा जो जल वाष्प है, तो जल वाष्प जो है ये भी आप याद रखेंगे, ये भी ग्रीन हाउस गैस में ही आती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। तो ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है वो किया जाता है डेसिबल के द्वारा। और डब्ल्यूएचओ के अनुसार अगर 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि है तो उसको आप ध्वनि प्रदूषण में काउंट करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 45 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा वृक्ष है जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सबसे सहायक है, तो वो है आपका अशोक का वृक्ष। जो अशोक का पेड़ होता है ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सबसे सहायक होता है। और ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थलाकृति है जिसका निर्माण हिमानी के द्वारा होता है। सही आंसर है यू आकार की घाटी। हिमानी का अर्थ होता है ग्लेशियर, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपको यू आकार की घाटी दिख रही है, तो इसका निर्माण हुआ है ग्लेशियर के द्वारा। अगर हम लोग नदियों की बात करें तो जो वी आकार की घाटी है उसका निर्माण नदियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गंगा। यहाँ पे मैप में आप में देख रहे होगे, यहाँ पे गंगा है, यमुना है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सभी नदी गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा जो नर्मदा है, ताप्ती है, ये नदियां गिरती हैं अरब सागर में। तो दिए गए ऑप्शन में जो गंगा नदी है ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में, जबकि आपकी ताप्ती, नर्मदा और सिंधु, यहाँ पे इंडस इंडस सिंधु है, ध्यान रखेंगे, तो ये भी आपकी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है।
मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी है, ध्यान रखेंगे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, उत्तराखंड की कैपिटल में, और वन प्रबंधन संस्थान है भोपाल में। तो मध्य प्रदेश में भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पे भोज ताल है जिसके नाम से भोपाल का नाम भी पड़ा है। इसके अलावा जो उज्जैन है, तो आपको पता होगा कि उज्जैन कुंभ मेले के लिए प्रसिद्ध है। कुंभ मेले का आयोजन भारत में 4 स्थानों पर होता है: हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो कौन सा सागर जो है वो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? इसका सही आंसर है भूमध्य सागर, यानी कि मेडिटेरियन सी। यहाँ मैप में आप देख रहे हो कि ये अफ्रीका महाद्वीप है, ऊपर जो आप देख रहे हो ये यूरोप महाद्वीप है, इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है तो ये है आपका भूमध्य सागर, जिसको हम लोग मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर है जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मेडिटेरियन सी। और ये याद रखेंगे अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। और भारत में जो आपका श्रीनगर है, भारत में जो श्रीनगर है यहाँ पे सबसे मोटी ओजोन परत आपको मिलेगी। और जो तिरुवनंतपुरम है या फिर त्रिवेंद्रम, जो कि केरल की कैपिटल है, यहाँ पे आपको सबसे पतली जो ओजोन परत है वो देखने को मिलेगी। इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो कौन होते हैं? तो किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। देखो, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर हैं इसमें होते हैं हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। हरे पेड़ पौधों को खाने वाले जो जीव होते हैं वो होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। इन जीवों को जो खाने वाले छोटे मांसाहारी होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। और इसके बाद इनको खाने वाले जो बड़े मांसाहारी होते हैं वो होते हैं तृतीय उपभोक्ता। और इसके बाद में आते हैं अपघटनकर्ता। एक चरण से दूसरे चरण में जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है, इसको भी याद रखेंगे। और इसको लिंडमैन लॉ या फिर लिंडमैन का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप कौन सा है? आपका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका। अगर पूछें कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तब है मासिन राम, जो कि मेघालय में है, भारत में। और सर्वाधिक वर्षा वाला महाद्वीप पूछें तो वो है दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। जबकि आपका पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, इन सबसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, आप सबको पता है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। अवसादी चट्टानों से मिलता है कोयला, आप ये भी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो किससे है, किस क्षेत्र से है? तो ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो है ध्वनि प्रदूषण से। आपने देखा होगा कि सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ों की कतारें लगी होती हैं, तो इन्हीं को ग्रीन मफलर कहा जाता है। और ये जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होता है। इसके अलावा आपने ग्रीन बेल्ट भी सुना होगा। तो नदी के दोनों तरफ जो पेड़ों की कतारें होती हैं उसको ग्रीन बेल्ट कहा जाता है। और जो ग्रीन बेल्ट है वो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सही आंसर है सूर्य। यह महत्वपूर्ण स्रोत भी है और यही एकमात्र स्रोत भी है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है? तो सर्वाधिक जो उपग्रह हैं, सर्वाधिक जो सैटेलाइट हैं, वो किस ग्रह के हैं? तो आपका सही आंसर है शनि। इससे पहले बृहस्पति हुआ करता था सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, लेकिन अब हो गया है शनि। शनि के उपग्रह हैं 82। और इसके अलावा बृहस्पति के अगर पूछें कितने हैं, तो बृहस्पति के हैं 79, याद करेंगे। दोनों के कुछ नए उपग्रह ढूंढे गए हैं। इसके बाद में शनि के हो गए हैं 82 और बृहस्पति के हो गए हैं 79, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? निम्नलिखित में से बायोडीजल किससे मिलता है? जेट्रोफा, कपास, गन्ना या फिर आलू? सही आंसर है जेट्रोफा। बायोडीजल मिलता है जेट्रोफा से। और हिंदी में इसको बोलते हैं रतन जोत, ध्यान रखेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं बायोडीजल को या फिर जेट्रोफा को? रतन जोत। ये आपको पौधा यहाँ पे दिख रहा है, रतन जोत या फिर जेट्रोफा का, इसी से बायोडीजल मिलता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 1986 में। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा वर्ष 1985 में पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना हुई थी। तो मंत्रालय कब बना था? मंत्रालय बना था 1985 में, ठीक है। और अधिनियम कब पारित हुआ था? अधिनियम पारित हुआ था 1986 में, याद रखेंगे। भूमंडलीय तापन का क्या अर्थ है? तो भूमंडलीय तापन को ही इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस में वृद्धि होना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी तो ये अधिक मात्रा में पृथ्वी से जो ऊष्मा रिलीज की जाती है उसको अवशोषित करने का कार्य करेगी वायुमंडल में, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब पृथ्वी का तापमान जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो उसी कंडीशन को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम। सर्वाधिक जो बायोडायवर्सिटी है या फिर जो जैव विविधता है वो आपको इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जैव विविधता विश्व में किस क्षेत्र में मिलती है, तो आप याद रखेंगे कि हो सकता है कभी आपको भूमध्य रेखा ऑप्शन दे दे, तो आप भूमध्य रेखा पे टिक करोगे। अब भूमध्य रेखा पर आपको यही वाले वन देखने को मिलेंगे। और अगर पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है पश्चिमी घाट में। ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी मृदा है जिसका निर्माण होता है लावा के द्वारा? सही आंसर है काली मृदा। काली मृदा का निर्माण जो है वो होता है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से। और काली मृदा को आपको पता है कि रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और ये कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो कि पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को पृथ्वी पर आने से रोकती है? सही आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेस से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसको हिंदी में गंगा कार्य योजना भी कहते हैं। तो आपका सही आंसर है जल की गुणवत्ता। जल की गुणवत्ता में सुधार करना, यही इस एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि महासागरों में इसमें टिक कर देता हूं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड। महासागरों में जो सोडियम क्लोराइड है वो सबसे जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है। और महासागरों के जल में 35% लवणता होती है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो वो है सोडियम क्लोराइड। और अगर पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड का जो परसेंटेज है वो कितना होता है, तो वो होता है 78%। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और सिस्मोग्राफ पे लगा होता है रिक्टर स्केल, जो कि बताता है कि भूकंप कितनी तेजी से आया। 6 कैटेगरी का अगर भूकंप है या फिर 6 से ऊपर की कैटेगरी का भूकंप है तो उसको खतरनाक भूकंप की श्रेणी में गिना जाता है, ध्यान रखेंगे। और रिक्टर स्केल पर एक रीडिंग आगे बढ़ने का मतलब होता है पिछले भूकंप से 10 गुना अधिक तीव्रता का भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो आपका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। भारत का जो 43% भाग है उस पर इसी मृदा का विस्तार है, जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है नई, एक होती है पुरानी। तो जो नई जलोढ़ मृदा है, जो आपकी नई जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोलेंगे? तो याद रखेंगे जो नई जलोढ़ मृदा है उसको बोलते हैं खादर। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बांगर। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहा जाता है प्रथम चरण के उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादक होते हैं हरे पेड़ पौधे, और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उन हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकटतम स्थित जो ग्रह है वो है बुध। और सूर्य से सबसे जो दूर स्थित ग्रह है अगर पूछा जाए कि वो कौन सा है, तो वो है वरुण। याद कर लेंगे। पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर पूछें तो वो है शुक्र, और पूछें कि पृथ्वी किनके बीच में है, तो मंगल एवं शुक्र। याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से वह ईंधन जिसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसको ही इंग्लिश में सीएनजी कहते हैं। सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को ही इंग्लिश में कहा जाता है सीएनजी यानी कि कंप्लीट नेचुरल गैस। याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण है वो क्या कहलाता है? तो किसी भी परितंत्र में जो तत्वों का चक्रण है वो कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। कई प्रकार के चक्र होते हैं, जैसे कि कार्बन चक्र होता है, जल चक्र होता है, तो इन पे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एक एक करके आगे। तो फिलहाल अभी याद रखेंगे किसी परितंत्र में जो तत्वों का चक्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। तो ये आज के सेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। और इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।